एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, अगर आपको केस दायर करनी है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करनी होगी, किन बातों का ख्याल रखना होगा, कौन सी परिस्थिति में आप केस दायर कर सकोगे और कौन सी परिस्थिति में नहीं, यह सब बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो पर। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के जुरिस्डिक्शन, पावर्स एंड अथॉरिटी को लेकर इसके पहले ही मैंने एक वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, इसलिए मैं वो सब यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। इफ़ यू आर इन नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग what is the jurisdiction, powers and authority of an administrative tribunal, be it central or be it state, please go to that video and watch it. In this video, I'll be explaining the procedure for filing the case in administrative tribunal. फिर वो central administrative tribunal हो या state administrative tribunal. तो पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि administrative tribunal में केस तभी फाइल की जा सकती है जब वह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में आता हो। वो जुरिस्डिक्शन, पावर एंड अथॉरिटी क्या है वो मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो जुरिस्डिक्शन में यानी उनके कार्यक्षेत्र में आपकी वो व्यथा, आपकी वो केस फिट होनी चाहिए। तभी पहली महत्वपूर्ण बात, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस दायर कर सकोगे, अन्यथा नहीं। दूसरी बात, सेक्शन 19 जो है, मैं ये जो बता रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट के सेक्शन 19 के आधार पर, तो सेक्शन 19 जो है वो कहता है कि कोई भी अग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल अ केस बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अग्रीव्ड पर्सन मतलब कि व्यथित व्यक्ति जो अपने सर्विस मैटर को लेकर या किसी रिक्रूटमेंट या मैटर्स कंसर्निंग रिक्रूटमेंट को लेकर व्यथित है, उसको पीड़ा हुई है, उसको लीगली दुख पहुंचा है, लीगल इंजुरी हुई है, वो व्यक्ति को कहेंगे अग्रीव्ड पर्सन। तो अग्रीव्ड पर्सन ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस दायर कर सकता है। तीसरी बात, कानून कहता है कि ऐसी केस किसी भी ऑर्डर के खिलाफ कर सकते हैं, यानी देयर मस्ट बी एन ऑर्डर, देयर मस्ट बी एन आदेश। सर्विस मैटर से रिलेटेड कोई ना कोई आदेश आपके एम्प्लॉयर का या किसी अथॉरिटी का होना चाहिए, तो ही ट्रिब्यूनल में आप केस दायर कर सकोगे, ऐसा कानून में लिखा है। मगर मेरे पढ़ने में ऐसा केस लॉ आया है कि यहां पर ऑर्डर का मतलब केवल कोई ऑर्डर यानी पेपर ऑर्डर ही नहीं। तो ऑर्डर का मतलब यहां पर अगर कोई ओमिशन भी है अथॉरिटी के पार्ट पर, यानी कोई कृति ना करना, जैसे कि पगार ना देना, प्रमोशन ना देना, यानी इन सब बातों से वंचित रखना, depriving an employee of certain things amounts to an omission. So order would include an act as well as an omission. This is how this word has been interpreted, and therefore order would also mean inaction on the part of authority. So if you are aggrieved by any inaction on the part of some authority related to a service matter or related to recruitment or matters pertaining to recruitment, then your case can be filed in the administrative tribunal. So here is something that is related to interpretation of the word order. अब जब मैं aggrieved person की बात किया तो ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड करके रखा है कुछ महत्वपूर्ण केसेस में कि सर्विस मैटर को लेकर कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं हो सकता। So there can be no filing of PIL related to service matters. So PIL is not maintainable. Therefore, a person who wants to file a case before the administrative tribunal should be an aggrieved person, should himself be an aggrieved person.
तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो केस दायर होती है उसे कहते हैं एप्लीकेशन। इट्स नॉट अ पिटिशन और इट्स नॉट ए सूट, इट्स कॉल्ड एप्लीकेशन। तो इसीलिए जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस दायर करते हैं तो उसको कहा जाता है OA, यानी कि ओरिजिनल एप्लीकेशन, OA नंबर सो एंड सो फोर्थ। एप्लीकेशन अगर फाइल करना है तो इट हैज टू बी फाइल्ड इन सच फॉर्म एज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, यानी कि नियमों में एक फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म में ही वो एप्लीकेशन यानी कि वो केस दायर करनी होती है। और वो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी अकम्पनीड बाय द फीस जो कि निर्धारित की हुई है नियमों ने, और डॉक्यूमेंट्स और जो भी एविडेंसेस आप लगाना चाहते हैं उन सब के साथ वो एप्लीकेशन अकम्पनी होनी चाहिए। तो वो फॉर्म क्या है, वो नियमों में ही दिया हुआ है। अब एप्लीकेशन फाइल करने के बाद क्या होता है, तो कानून कहता है कि एप्लीकेशन फाइल करने के बाद ट्रिब्यूनल में होल्ड एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी की whether this case is worth adjudicating, and whenever the tribunal is satisfied that yes, this case is worth adjudicating, then the tribunal may admit that case for further detailed hearing. So, दो possibilities बन जाती है। अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गए तो केस एडमिट की जाएगी, और अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई नहीं हुए तो कानून कहता है कि द ट्रिब्यूनल में देन समरीली रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स बाय रिकॉर्डिंग द रीजंस, यानी वहीं के वहीं वो केस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं कारण देते हुए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है। अब देखिए, एडमिट होना, एडमिशन हियरिंग क्या है, ये सब बातों को लेकर भी मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो कृपया आप वो सर्च करके देख लीजिएगा। आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और आपकी सुविधा के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। अब जब ओरिजिनल एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो क्या होता है, कानून कहता है कि जब भी ट्रिब्यूनल इस तरह की केस एडमिट कर लेते हैं तो रेलेवेंट सर्विस रूल्स में एम्प्लॉय के जो भी केसेस पेंडिंग है, कोई रिप्रेजेंटेशन होगा या कोई निवेदन होगा, या वो सब खत्म हो जाते हैं और उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं होगी, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द ट्रिब्यूनल। यानी कि अर्थात ट्रिब्यूनल ने कोई और आदेश किया तो बात अलग है, पर अदरवाइज कानून कहता है कि सभी सर्विस रिप्रेजेंटेशंस, अदर जो रेमेडीज है रिलेटिंग टू सर्विस ऑफ दैट एम्प्लॉय शैल अबेट, यानी कि खत्म हो जाएंगे। अब कानून यह भी कहता है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डिनरीली कोई भी केस एडमिट नहीं करेंगे तब तक जब तक कि एम्प्लॉय ने या वो जो एप्लीकेंट है उसने उसके सर्विस रूल्स में उसको जो भी दूसरी रेमेडीज अवेलेबल है वो एग्जॉस्ट नहीं कर डाली। मतलब कि उसको अगर कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी उसके सर्विस रूल्स में है तो वो अगर एग्जॉस्ट नहीं की है तो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ट्रिब्यूनल कोई भी केस एडमिट नहीं करेगा। मतलब इसका ये है कि ये एक जनरल रूल है, इसको एक्सेप्शंस हो सकते हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या होंगे और क्या नहीं, मतलब कि सर्विस रूल्स में दूसरी रेमेडी उपलब्ध होने के बावजूद भी और वो रेमेडी एग्जॉस्ट नहीं करने के बावजूद भी ट्रिब्यूनल अगर कोई भी ओरिजिनल एप्लीकेशन एडमिट करना चाहता है तो वो पावर उनके पास एक्सेप्शनल पावर करके उपलब्ध है, और वो कौन से परिस्थिति में उन्होंने एक्सरसाइज करना चाहिए वो पावर, यह उनके डिस्क्रिशन पर निर्भर करेगा, जो कि ऑफ कोर्स उन्हें जुडिशियसली एक्सरसाइज करना है। तो अब प्रश्न आता है कि ये कब कहा जाए कि किसी भी एम्प्लॉय ने उसके सर्विस रूल्स के अंडर उसको अगर कोई रेमेडी उपलब्ध है तो वो उसने एग्जॉस्ट कर ली। इसका जवाब यह है कि अगर कोई भी फाइनल ऑर्डर, वो सर्विस रूल्स के अंडर कोई फाइनल ऑर्डर पास हुई है जिसके द्वारा वो एम्प्लॉय का यानी कि एप्लीकेंट का जो ट्रिब्यूनल के सामने है वो एप्लीकेंट का अपील या रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दिया गया है,
तो इसका मतलब यह है कि उसने उसके सर्विस रूल्स में उसे उपलब्ध जो है वो ऑल्टरनेट रेमेडी अवेल कर ली, एग्जॉस्ट कर ली। और मान लो अगर कि उसके सर्विस रूल्स में उसने जो कि अपील या रिप्रेजेंटेशन जो भी दायर किया होगा उस पर कुछ निर्णय ही नहीं हुआ है, तो उस तारीख से, जिस तारीख से उसने वो अपील या रिप्रेजेंटेशन दायर किया हुआ है, 6 महीने गुजर चुके और फिर भी नीचे की अथॉरिटी ने, यानी कि सर्विस रूल्स में जो अथॉरिटी है, उन्होंने उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है, तो भी ये माना जा सकता है, माना जाएगा कि वो एप्लीकेंट ने उसको जो ऑल्टरनेट रेमेडी उपलब्ध है वो एग्जॉस्ट कर ली। एक और महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन कानून देता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को भारत के प्रेसिडेंट या उसके राज्य के गवर्नर को कोई रिप्रेजेंटेशन करने की रेमेडी उपलब्ध है, तो भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसके पास ऑल्टरनेट रेमेडी उपलब्ध है। हाँ, अगर एप्लीकेंट खुद होके ये इलेक्ट करता है, ये चूज करता है कि वो वैसा रिप्रेजेंटेशन करेगा या उसने वैसा किया हुआ है, तो ही ऐसा माना जाएगा कि हाँ, वो ऑल्टरनेट रेमेडी उपलब्ध है, उसने अवेल की है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि सर्विस रूल्स के अंडर उपलब्ध ऑल्टरनेट रेमेडी और भारत के प्रेसिडेंट को या गवर्नर को मेमोरियल दायर करके की जाने वाली ऑल्टरनेट रेमेडी, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सर्विस रूल्स के अंडर जो ऑल्टरनेट रेमेडी उपलब्ध है उसके बारे में कानून क्या कहता है, ये तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कब वो ऑल्टरनेट रेमेडी एग्जॉस्ट की गई है और कब नहीं, ये समझा जाएगा, इसके बारे में कानून स्पष्ट है। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर को लेकर जो बातें कानून में बताई है वो ये कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर को भी कोई मेमोरियल करने की रेमेडी होगी, तो भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसे ऑल्टरनेट रेमेडी उपलब्ध है। हाँ, तभी माना जाएगा जब वो एम्प्लॉय खुद होके वो मेमोरियल फाइल करने का निर्णय लेता है और वो करता है। अब हम आते हैं लिमिटेशन पीरियड पर। ट्रिब्यूनल में केस दायर करने के लिए कितना लिमिटेशन पीरियड कानून में दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 1 साल। अब ये लिमिटेशन पीरियड कहां से गिना जाएगा? तो लिमिटेशन पीरियड, मान लो कि सर्विस रूल्स के अंडर उसने अगर कोई अपील या रिप्रेजेंटेशन किया और वो रिजेक्ट हो गया है, तो उस रिजेक्शन के तारीख से 1 साल का लिमिटेशन पीरियड उस व्यक्ति को उपलब्ध है ट्रिब्यूनल में केस दायर करने के लिए। और अगर वो अपील या रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पेंडिंग है, उस पर कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन दायर करने के तारीख से 6 महीने गुजरने के बाद जो 1 साल का पीरियड रहेगा, वो 1 साल का पीरियड आपको ट्रिब्यूनल में केस दायर करने के लिए उपलब्ध रहेगा। मतलब कि रिप्रेजेंटेशन या अपील दायर करने की तारीख से लेके तो 6 महीने का पीरियड जाने के बाद जो 1 साल का पीरियड रहेगा, उसके अंदर आप ट्रिब्यूनल में केस दायर कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको केस दायर करने में देरी हो गई तो क्या? तो अर्थात कानून ने ट्रिब्यूनल्स को सफिशिएंटली पावर्स दे के रखे हैं, शक्ति दे के रखे हैं कि जो कुछ विलंब, जो कुछ डिले वो केस दायर करने में होगा, वह अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि इस एप्लीकेंट को देरी से आने के लिए कोई सफिशिएंट कॉज था, एक अंडरस्टैंडेबल रीजन था जिसकी वजह से वो उतने समय में ट्रिब्यूनल में आने में प्रिवेंट हुआ, ऐसे अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है तो वो विलंब माफ करने की भी शक्ति कानून ने ट्रिब्यूनल्स को दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप केस देरी से दायर करते हैं तो आपको केस के साथ में एक और सेपरेट एप्लीकेशन जोड़नी होगी, लगानी होगी, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। और एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले कैसे करते हैं, डिले कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब बातों को लेकर भी डिटेल में एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा केस डिसाइड करते वक्त? तो कानून कहता है कि
कि ट्रिब्यूनल या कोई सीपीसी से स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये जनरली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से गाइड होगा एंड द ट्रिब्यूनल मे डिवाइस इट्स ओन प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द केसेस। उसमें यह रहेगा कि ट्रिब्यूनल विल डिसाइड केसेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट्स which are attached with the case and after hearing the oral arguments of the parties or their advocates। तो जो डॉक्यूमेंट्स जोड़े गए हैं केस के साथ वो देखकर और पार्टीज को सुनकर हियरिंग वो करने के बाद ही ट्रिब्यूनल केस डिसाइड करेगा। अब वहां एक और प्रावधान है जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रिब्यूनल में केस दायर करता है उसे अपनी खुद की केस लड़ने का अधिकार है या फिर वो किसी वकील का भी असिस्टेंस ले सकता है। अब अपनी खुद की केस लड़ने को लेकर इसी चैनल पर मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो वो आप पहले तीनों के तीनों पूरे देख लें और उसके बाद ही अगर आप इस तरह का कुछ करना चाहते हैं तो वो करना या नहीं करना इसका निर्णय लें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इंटरिम ऑर्डर्स। तो ट्रिब्यूनल को इंटरिम ऑर्डर करने के पावर्स तो जरूर दिए हुए हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? कानून कहता है कि ट्रिब्यूनल ऐसा इंटरिम ऑर्डर तब तक नहीं करेगा जब तक कि एप्लीकेंट ने अपने केस की कॉपीज और डॉक्यूमेंट्स अपोजिट साइड को पहले ही सर्व कर दी हो और ट्रिब्यूनल ने अपोजिट साइड को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी हो। यह सब करे बगैर ट्रिब्यूनल इंटरिम ऑर्डर यानी कि अंतरिम आदेश नहीं कर सकते। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है जिसमें यह सब किए बिना भी टू प्रिवेंट द लॉस टू एनी पार्टी और टू द एप्लीकेंट द ट्रिब्यूनल में पास एन ऑर्डर विदाउट कंप्लाइंग विद दीज थिंग्स। और कई बार होता है कि एप्लीकेंट को एक्स पार्टी एड इंटरिम ऑर्डर चाहिए होता है, स्टे चाहिए होता है, स्टे अगेंस्ट टर्मिनेशन, स्टे टू द ट्रांसफर और स्टेटस को। तो इस तरह के ऑर्डर्स सिचुएशन को देख के करने के एक्सेप्शनल पावर्स कानून ने ट्रिब्यूनल को दिए हुए हैं। और जब इस तरह से एक्सेप्शनल पावर्स यूज करके ट्रिब्यूनल वन साइडेड इंटरिम ऑर्डर करते हैं तो कानून कहता है कि वो ऑर्डर्स सिर्फ 14 डेज तक ही इफेक्ट में रहेंगे अनलेस एप्लीकेंट कंप्लाइज विद दोज 2 रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि अगर एप्लीकेंट अपोजिट साइड को उसकी केस की कॉपी और डॉक्यूमेंट्स सर्व नहीं करता तो 14 डेज के बाद वो इंटरिम ऑर्डर जो एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर है, वन साइडेड है, वो ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एप्लीकेंट ये बातों की पूर्तता करता है, अगर कंप्लाई करता है तो वो ऑटोमेटिक वेकेट नहीं होगा। एक और बात बता दूं कि इंटरिम ऑर्डर प्राप्त करने के लिए अलग से एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, उसी केस में आप इंटरिम प्रेयर कर दिए तो भी काफी होगा, तो भी दैट विल बी सफिशिएंट कंप्लायंस। ये नियमों में कहा गया है। अब कोर्ट फी कितनी लगेगी? तो ट्रिब्यूनल में जब आप केस दायर करते हो तो कोर्ट फी स्टैंप के रूप में कोर्ट फी नहीं देनी पड़ती है। नियमों में यह कहा गया है कि 50 रुपए की आपको जो फी देनी है, 50 रुपीज, हाँ आपको 50 रुपीज लगेंगे। तो ये कौन से रूप में देनी है? या तो एक क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक या फिर क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर, या तो वो या तो ये, आइदर ऑफ द टू। इनमें इन रूपों में आपको वो फी देनी है। अब ये जो एप्लीकेशन आप दायर करोगे वो कौन से फॉर्म में होगी? तो ये फॉर्म, मैं महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कर रहा हूं, तो उसके जो नियम बने हैं उसमें लिखा है कि दैट शैल बी इन फॉर्म 1। तो वो फॉर्म वो नियमों में दिया हुआ है, वो फॉर्म में आपको वो एप्लीकेशन बनानी होती है। और अगर आपको इंटरिम एप्लीकेशन अगर अलग से बनानी है, अलग से दायर करनी है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, मगर हो सकता है कभी कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए कि आपको इंटरिम ऑर्डर लेने के लिए अलग से एक एप्लीकेशन बाद में लगानी पड़े, तो वो फॉर्म 3 में आपको देनी है। तो ये सब इंटरनेट पर उपलब्ध है, ये सब आपको मिल जाएंगे। अब ट्रिब्यूनल की लैंग्वेज क्या होगी कामकाज की? तो लैंग्वेज शैल बी इंग्लिश।
मगर फिर भी ट्रिब्यूनल को यह शक्ति दी गई है कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पार्टीज को मराठी में प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने दे सकते हैं। फिर भी कानून ने यह स्ट्रिक्ट रूप से कहा है कि उनकी ऑर्डर मात्र इंग्लिश में ही होगी। तो जो केस आप दायर करोगे, जो एप्लीकेशन आप दायर करोगे, उसमें क्या लिखना पड़ेगा? तो कानून ने यह निर्धारित किया है कि उसमें आपको कम से कम कंसाइजली ग्राउंड्स तो लिखने ही होंगे। कई बार हम वकील लोग उसमें फैक्ट्स भी लिखते हैं कि कैसे वो केस उभरी, कैसे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, मगर साथ में ग्राउंड्स भी देने होते हैं। कौन से ग्राउंड्स पर वो एक्शन चैलेंज की जा रही है वो इनएक्शन चैलेंज की जा रही है। तो डिस्टिंक्टली ग्राउंड्स लिखने होंगे कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड पैराग्राफ्स में। इस तरह से एप्लीकेशन के कंटेंट्स होंगे। और बाकी चीज़ें जो है, नाम, पता, कहाँ काम करता है, ऑफिस का कौन हेड है, कौन सा ऑर्डर चैलेंज कर रहा है, ये सब का वो फॉर्म में एक प्रकार से टेबल ही है और वो टेबल के अंदर ये सब बातें आपको भरनी होगी, डालनी होगी। तो इसके अलावा कई सारी और बातें हैं जो कानून में लिखी है प्रोसीजर को लेकर, जो आज के वीडियो के लिए रिलेवेंट नहीं है। आपके लिए जो भी रिलेवेंट था वो मैंने इस वीडियो में कवर कर चुका हूं। और वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक देना ना भूलें। See you in the next video.